और चलिए आप बढ़ेंगे उत्तराखंड एक्सप्रेस में, आगे बात करेंगे उत्तराखंड की। दिल्ली के छावला गैंग रेप और मर्डर केस में बरी हुए शख्स विनोद ने जेल से निकलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। 26 जनवरी की सुबह ऑटो ड्राइवर की गला रेतकर हत्या कर दी गई। अनार सिंह नाम के ऑटो ड्राइवर ने लूट का विरोध किया था, तो इस दौरान विनोद ने अपने साथी पवन के साथ में मिलकर उसकी हत्या कर दी और पैसे लूट लिए। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में ये वारदात हुई, जिसके बाद में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से विनोद नाम का आरोपी छावला गैंगरेप और मर्डर केस में बरी हो गया था। और अब लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड की बेटी के साथ में छावला में जघन्य अपराध हुआ था। गैंगरेप के बाद में मर्डर कर दिया गया था, लेकिन विनोद के साथ अन्य आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने सबूत न होने के चलते बरी कर दिया था। आरोपी हैं, उनके फर्दर ये पूछताछ में ये बात सामने आया कि एक आरोपी जो विनोद है वो हाल फिलहाल में ही जेल से छूटकर आया है। वो एक 2012 का छावला थाने का एक रेप एंड मर्डर केस में करीब 10 साल जेल में था। डर तो हमें लगता है, हमारे को भी यहाँ पे जो है कि हरदम डर रहता है, डर की माहौल है, क्योंकि यहीं से ये पैदा हुए थे और यहीं जो है इन्होंने ये क्राइम करा है। और आज जो हालत हो रही हैं 26 जनवरी में जो हुआ है, वो हालत को देख के तो और भी दहशत में हैं। आप उत्तराखंड में हैं और डॉक्टर के पास में इलाज के लिए जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यहां कोई फर्जी डॉक्टर अपनी दुकान लगाए बैठे हैं। फर्जी डॉक्टर के मामले में अभी तक पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 7 डॉक्टर, 2 फर्जी डिग्री बनाने वाले कॉलेज के डायरेक्टर और पुलिस ने 3 भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड के कर्मचारियों को भी अरेस्ट किया है। तीनों कर्मचारी विमल प्रसाद, अंकुर और साथी विवेक रावत पूरे मामले के सरगना इमलाक खान के नेटवर्क में थे। और इमलाक खान एक फर्जी डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन के लिए 1 लाख रुपए लिया करता था। प्रदेश में फर्जी डॉक्टर बनाने का गोरख धंधा साल 2012 से शुरू हो गया है, जिसमें मुख्य आरोपी इमलाक खान फर्जी डॉक्टर की डिग्री 6 से 8 लाख रुपए में बेचा करता था। उसमें से हमने 11 लोग अभी तक अरेस्ट कर लिए हैं। इसमें 3 कल अरेस्ट किए हैं और इसमें एक विमल प्रसाद है। ये आपका जो है टिहरी का रहने वाला है, लेकिन यहाँ नेहरू ग्राम में रहता है। ये बेसिकली डिस्पैच कलर का काम करता है, कनिष्ठ सहायक है भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड में। दूसरा अंकुर माहेश्वरी है और ये फाइल बाबू है वहाँ। और तीसरा विवेक रावत है, ये मास्टरमाइंड है। तो फर्जी डॉक्टर बनाने के गिरोह के मास्टरमाइंड इमलाक पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। इमलाक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, जिसके बाद में केस दर्ज होते ही इमलाक की प्रॉपर्टी कुर्क की जाएगी। आरोपी इमलाक यूपी के हिस्ट्री शीटर में शामिल है और मुजफ्फरनगर में बाबा ग्रुप ऑफ कॉलेज का डायरेक्टर भी है। तो देहरादून में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में बच्चे के एडमिशन में फर्जी डॉक्यूमेंट लगाने पर मुकदमा दर्ज हुआ। मामले में पुलिस ने फर्जी वाड़े के आरोप में एक महिला मालविका मित्र को वेस्ट बंगाल से अरेस्ट कर लिया। थाना कैंट में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री के अधिकारी संदीप शंकर ने एक तहरीर दी थी। तहरीर के मुताबिक महिला ने अपने बच्चे के 8वीं क्लास में एडमिशन के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार किया, जिसकी जांच करने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसमें कैंट थाने में मुकदमा दर्ज करने के बाद में महिला को अरेस्ट कर लिया गया। कि कक्षा 8 में एडमिशन हुआ था, उसके डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के दौरान ये चीज़ पता चली है कि 2 बार फॉर्म्स भराए गए हैं और दोनों बार अलग अलग बर्थ सर्टिफिकेट उसमें लगाए गए हैं। तो इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसमें जो छात्र की मां है उसके अगेंस्ट जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसकी अरेस्टिंग की गई है। तो देहरादून में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के समस्याओं को ठीक करने के नाम पर ठगी करते थे
और बैंक डिटेल लेकर खातों से पैसे उड़ा लेते थे। देहरादून के युवक से 1.5 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया, जिसके बाद में एसटीएफ ने आरोपी मनीष पाल को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। तो हरिद्वार में एसआईटी ने जेईई और एई पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी ने अनुभाग अधिकारी संजीव कुमार, नितिन चौहान और साथी सुनील सैनी को पकड़ा है। तो वहीं एसआईटी ने 7 लाख कैश और साथी अभ्यर्थियों के ब्लैंक चेक भी बरामद किए हैं। कल कनखल थाने में 9 के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। जल्द दूसरे आरोपियों की भी गिरफ्तारी होगी। और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हुई भर्ती घोटाले मामले में जांच कर रही एसटीएफ अब नकलचियों अभ्यर्थियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने भर्ती में हिस्सा भी लिया, साथ ही पेपर भी लीक करवाया। तो वहीं एसटीएफ उन अभ्यर्थियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने जा रही है जिन्होंने भर्ती में नकल और साथ ही जांच में भी साथ नहीं दिया, जिससे कि अभी तक 10 नकलची अभ्यर्थी एसटीएफ की रडार पर है। आपको बता दें कि भर्ती परीक्षा मामले में एसटीएफ ने अभी तक 54 उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने पेपर लीक करवाया था, और साथ ही अब एसटीएफ नकलचियों पर भी कार्रवाई करने जा रही है। जो ऐसे भी थे जो स्वयं भी अभ्यर्थी थे और उनके द्वारा पेपर आगे कई लोगों को बेचा गया था, तो ऐसे अभियुक्तों को, ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है, उनको अरेस्ट किया गया है। साथ ही कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो कि इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का सहयोग नहीं कर रहे थे, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध भी उनको भी मुलजिम बनाकर उन पर कार्रवाई की गई है और आगे भी की जाएगी। तो वहीं अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कम से कम उत्तराखंड से कोई खास उम्मीद नहीं है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में पार्टी को पहाड़ में 1 सीट भी नहीं मिली और बड़े नेता अगले चुनाव में भी उम्मीद नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ग्रासरूट वर्कर इन बातों से हैरान है कि पार्टी नेता इतनी जल्दबाजी में आखिर क्यों है। यात्रा प्रारंभ होगी, क्या चाहते हैं आप? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। कांग्रेस कहां, जब हमारी जनता लोकसभा है 500 सीटें, हमें कहें कि साहब हम कहां जीत रहे हैं, कहां क्या हो रहा है, कुछ नहीं है। ये संदेश किसको देना चाहते हैं? रोज से माफ नहीं करेगा और मैं आपको दिखाना होगा। उत्तराखंड में अच्छा रिजल्ट आने चाहिए लोकसभा के चुनाव में। लोकसभा बेहतर होगी तो हम असेंबली 2027 में हम जीत की ओर बढ़ेंगे। ये तो सब खत्म हो जाएगा। बीते विधानसभा चुनाव से कुछ पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में घर वापसी करने वाले पार्टी के बड़े चेहरे यशपाल आर्य के मन में आज भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की टीस है। उनकी चिंता अब करीब 4 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव और उससे पहले अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी है। हल्द्वानी में हुई पार्टी वर्कर्स की मीटिंग में उत्तराखंड में कांग्रेस की हालत को लेकर आर्य ने अपने मन की बात कही। दरअसल 2014 और फिर 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट्स हारे, बल्कि उनकी हार का अंतर भी बहुत बड़ा था। हाल ही में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, लेकिन इसका फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पहाड़ी राज्य में मिलेगा, इस पर नेताओं को संशय है। कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा यशपाल आर्य की बात से सुर में सुर मिलाते दिखे, लेकिन ग्रासरूट वर्कर्स बड़े नेताओं की बयानबाजी से निराश हैं। उनका कहना है कि बड़े नेता अपने पर फोकस हैं, वर्कर्स की सुनने वाला कोई नहीं। अपने कैडर से, अपने कार्यकर्ता से कहना कि तैयारी करो, हमारे अभी बूथ में कमजोरी है, ये कहाँ गलत है। वो अपनी अगर फौज को तैयार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं बूथ पे, हर बूथ पे हमारा वर्कर ठीक से खड़ा होना चाहिए, उसको हमको ट्रेनिंग देनी है, बूथ लेवल का कार्यकर्ता हमारा मजबूत होना है, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। तो यशपाल आर्य जी ने जो कहा 100% ठीक कहा। 2022 में जो है चुनाव हो गए हैं और एक भी विधानसभा, कुछ लोगों को छोड़ के, मैं सबको नहीं कहूंगा, ज्यादातर लोग जो है आज अपनी विधानसभा में नहीं जा रहे हैं। वे टिकट पाने के लिए तो उसको टिकट दिया जा रहा है। जो आदमी जो है बूथ लेवल पे काम कर रहा है, ब्लॉक लेवल पे काम कर रहा है, जिला लेवल पे काम कर रहा है, उनको टिकट नहीं मिलता है, वो हरासमेंट होता है, कार्यकर्ता का मनोबल खराब होता है।
उत्तराखंड में कांग्रेस की दिक्कत ये भी है कि बड़े नेता अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहे हैं। एक तरफ पार्टी में कोऑर्डिनेशन का अभाव है तो दूसरी तरफ नेता लोकसभा चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। हरिद्वार सीट को छोड़कर पार्टी के पास दूसरी सीट्स पर लड़ने के लिए फिलहाल मजबूत चेहरे तक नहीं है। ऐसे में यशपाल आर्य की नसीहत से पार्टी में क्या नया चेंज आएगा ये देखना दिलचस्प होगा। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी और देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल उत्तराखंड के नेताओं को आज सम्मानित किया गया। प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने 7 नेताओं को सम्मानित किया, जिसमें दलित और साथ ही राजपाल बिष्ट, मोहित उनियाल, वैभव वलिया और इशिता सेढ़ा, अंकित शाह, ज्योति रोतेला शामिल रहे। महिला प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना सबसे बड़ा सम्मान है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस सम्मान को अपमान बताया। बीजेपी का कहना है कि सम्मान तब है जब पार्टी इन नेताओं को चुनाव में टिकट दे। हमारा सम्मान तो वही बहुत बड़ा है कि हम लोगों को इस यात्रा के लिए इतने लोगों को यहाँ से इस स्टेट से चुना गया और हम इस यात्रा को करके आए। जो लोगों को प्यार मिला, जो अनुभव मिला, जो लीडरशिप से इंटरेक्शन का मौका मिला और जो हमने सीखा, वो सम्मान मुझे लगता है कि हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान हमारी इस यात्रा का है। नहीं, हम चाहते हैं सम्मानित करें, टिकट दे के करें, विधानसभा टिकट दे के करे, लोकसभा टिकट दे। ऐसे लॉलीपॉप दे के तो वो उनका अपमान कर रहे हैं। अगर ऐसे लोगों ने, जिन्होंने राहुल गांधी के लिए गिनती के लोग गए हैं उत्तराखंड से, और उनको भी अगर समय पर राजनीतिक क्षेत्र में कांग्रेस उनको अगर स्थान नहीं देती है तो चिंता का विषय है। उत्तराखंड में नई एक्साइज पॉलिसी का इंतजार हो रहा है और खबर है कि नई पॉलिसी में सरकार शराब सस्ती कर सकती है, तो वहीं ठेकों की शक्ल बदलने और साथ ही ओवर रेटिंग पर भी लगाम लगाने के प्लान पर काम चल रहा है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस चेतावनी के बावजूद शराब के शौकीन जमकर शराब पीते हैं, खरीदते हैं। उत्तराखंड में भी शराब की बिक्री से होने वाली कमाई इनकम का बड़ा जरिया है, पर दिल्ली में सस्ती शराब का नुकसान उत्तराखंड को उठाना पड़ता है। ऐसे में इस बार शराब की पॉलिसी में कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। मसलन उत्तराखंड में शराब सस्ती करने का फैसला हो सकता है ताकि इनकम में नुकसान न हो। वहीं टूरिस्ट स्पॉट्स पर शराब के ठेकों की शक्ल बदलने का भी प्लान है ताकि ठेकों को मॉडर्न वाइन शॉप की तरह शोकेस किया जाए। वहीं ओवर रेटिंग रोकने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू करने पर विचार चल रहा है। पर एक्साइज पॉलिसी में क्या नया होगा ये तब साफ होगा जब उसे कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। तो जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हमारा लगातार बैठकें चल रही हैं और अन्य राज्यों के भी हम अध्ययन कर रहे हैं। जो राज्य के लिए बेहतर होगा और राज्य सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे उसके अनुरूप पॉलिसी का निर्णय माननीय कैबिनेट के द्वारा लिया जाएगा। उत्तराखंड में शराब की दुकानों से पैसा वसूलना हर बार बड़ा चैलेंज होता है और वक्त पर पैसा न मिलने से सरकार को नुकसान भी होता है। ऐसे में मुख्यमंत्री का कहना है कि पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी होगी और राजस्व का नुकसान न हो, इस बात पर भी ध्यान रखा जाएगा। निश्चित रूप से हम पूरे पारदर्शी तरीके से, और हमारा दोनों चीजें, पारदर्शिता भी होनी चाहिए और जो राजस्व की तमाम तरीके से जो लीकेज है वो लीकेज बंद हो, और एक राजस्व जो हमारा मिलना चाहिए उसका हम एक आकलन करेंगे और उस लक्ष्य को आगे लेने के लिए काम करेंगे। उत्तराखंड राज्य में सरकार के सामने इनकम के ऑप्शन लिमिटेड हैं। ऐसे में दूसरे राज्यों में सस्ती शराब का नुकसान उत्तराखंड को उठाना पड़ता है। यही वजह है कि इस बार नई पॉलिसी में शराब के ठेकों की सूरत संवारने से लेकर शराब को सस्ता करने की बात हो रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। तो देहरादून में आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की 15वीं मीटिंग हुई। मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और साथ ही छत्तीसगढ़ शामिल हुए। मीटिंग में छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्य सचिव समेत तमाम अफसर मौजूद रहे, जबकि यूपी के मुख्य सचिव वर्चुअली जुड़े। और मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग में केंद्र और राज्यों के कोऑर्डिनेशन के साथ ही राज्य सरकारों की तरफ से चलाई जा रही गुड प्रैक्टिस पर भी बात हुई। तो वहीं लोकल प्रोडक्ट को भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की बात कही गई। इसके साथ ही बैंकिंग, इंटरनेट सर्विस के साथ ही मोबाइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और बढ़ाने पर भी चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पारिवारिक कार्यक्रम के सिलसिले में हरिद्वार में रहे। यहां सीएम धामी के बेटे का जनेऊ संस्कार कराया गया। हरिद्वार के डीएम आवास पर स्थित गंगा घाट पर यह कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री की पत्नी और उनकी मां भी मौजूद रही और पारिवारिक लोगों के बीच में सीएम के बेटे का जनेऊ संस्कार हुआ। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने कुमाऊनी परंपरा और साथ ही संस्कार के मुताबिक अनुष्ठान किया। आज जो हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, वो सर्वप्रथम तो मैं बतला दूँ हमारे यजमान हैं, मैं उनका पुरोहित हूँ। उनके बच्चों का जनेऊ संस्कार हुआ है। इसमें उनके घर के सभी लोग सम्मिलित थे, उनकी पत्नी, उनकी माताजी इत्यादि सभी लोग थे और पूरे पहाड़ी कर्मकांड के अनुसार उनका दोनों बच्चों का कार्यक्रम हुआ है। तो वहीं उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के उपवास करने जा रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके काफिले को पुलिस प्रशासन ने विधानसभा के मुख्य गेट पर रोक दिया और उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया। कारण पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विधानसभा के मुख्य गेट पर ही 1 घंटे का मौन उपवास रखा और मौन उपवास से हरीश रावत सरकार का ध्यान भराड़ीसैंण की ओर आकर्षित करना चाहते थे। तो वहीं कांग्रेसियों नेताओं ने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर भराड़ीसैंण में कोई भी मंत्री नहीं पहुंचा। इससे पता चलता है कि सरकार गैरसैंण को लेकर कितनी ज्यादा गंभीर है। जिस तरीके से एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री को और एक भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा के मुख्य परिसर में मौन व्रत रखने से रोका गया, इन स्थितियों के खिलाफ, इन हालात के खिलाफ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। तो जोशीमठ में 25 दिनों से मलारी इन और साथ ही माउंट व्यू होटलों को तोड़ने का काम जारी है। सीबीआरआई टीम ने वापस आने के बाद लोक निर्माण विभाग को अब इन होटलों को तोड़ने का काम सौंप दिया है। 12 जनवरी को होटलों को तोड़ने का काम शुरू किया गया था और अभी बताया जा रहा है कि 20 से 25 दिन और लगेंगे इन होटलों को तोड़ने में। मलारी इन होटल के 3 मंजिल और माउंट व्यू होटल में भी 3 मंजिलों को तोड़ा जा रहा है और आधा काम पूरा हो चुका है और लगभग आधा काम अभी बाकी है। जोशीमठ में अगले 1 हफ्ते तक आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स जोशीमठ के मनोहर बाग वार्ड, सिंधधार वार्ड, मालवाड़ी और वार्ड और साथ ही सुनील वार्ड के प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी। इस दौरान में टीम प्रभावित लोगों से मुलाकात भी करेगी। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की जाएगी। इसके साथ ही अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम भी टीम के द्वारा जोशीमठ में कराए जाएंगे और गृह मंत्रालय ने मेरठ में तैनात 108 आरएएफ बटालियन को 60 जवान जोशीमठ भेजे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो डिजास्टर यहाँ पे हुआ है तो उस पूरे इलाके की रेकी करना, उस इलाके की जानकारी लेना, उस इलाके में होने वाले नुकसान की पूरी जानकारी हासिल करना और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलके उस पूरे इलाके के बारे में उनके क्या एक्शन प्लान है, आगे कैसे उनको लोगों को माइग्रेट्स करके कहाँ कहाँ उनको सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, लोगों से बात करना, जनसंपर्क एक चलाना। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने थराली विधायक भूपाल राम टमटा को जोशीमठ में आई भू धसाव के बाद में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सीएम ने ग्राउंड जीरो पर हो रहे कार्यों की रिपोर्ट और साथ ही प्रभावितों के लिए की जा रही मदद के लिए जो कार्य चल रहे हैं उसके निरीक्षण के लिए विधायक टमटा को जोशीमठ भेजा। तो वहीं स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जोशीमठ में चल रहे राहत बचाव कार्यों की रिपोर्ट ले रहे हैं। किस प्रकार के हमारे मॉडल हट बन रहे हैं, जिसमें 1 BHK का, 2 BHK का और 3 BHK का मैंने यहाँ पर देखा है और निश्चित रूप से बहुत अच्छी गुणवत्ता से ये बन रहे हैं
और आने वाले समय में बहुत जल्दी इससे लोगों को तत्काल विस्थापन की जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है उसका निदान होगा। तो चंपावत के पाटी थाना क्षेत्र में एक बाबा ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना शुक्रवार देर शाम की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक वारसी थाना गांव के पाताल रुद्रेश्वर गुफा में रहने वाले बाबा ध्यान योगी ने गुफा के बाहर बने बाथरूम में अपने माथे में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस ने बाबा ध्यान योगी की जेब में सुसाइड नोट के साथ साथ पुलिस ने 315 बोर का तमंचा कारतूस और साथ ही खोखा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही बाबा के पास से तमंचा कहां से आया इसकी भी जांच की जा रही है। तो वहीं बताया ये भी जा रहा है कि बाबा इसके अलावा देश में अलग अलग जगह उनके आश्रम भी थे, जिसमें से एक आश्रम नेपाल में भी है। उत्तराखंड में देहरादून के बाद में हरिद्वार भी में 5G सर्विस से जुड़ी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।